हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। अभी हमने हिंदी साहित्य की मैंने वीडियो जो डाली है उसमें हमने यूजीसी नेट के लिए पूरे सिलेबस की मैंने बताया है आपको कि हमें किस हिसाब से अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है। 6 महीने का हमारे पास टाइम पीरियड है जिसमें हमें देखना है कि हमें किस हिसाब से अपना चलना है। मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए हैं कि 4 चैप्टर्स में हमने अपना हिंदी सिलेबस अपना डिवाइड किया है। तो आज से हम अपनी वीडियोस मैं अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर आज हम लेंगे अपना हिंदी का उद्भव एवं विकास, जिसमें हमने पहला पार्ट अपना लिया है। आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना भारतीय आर्य भाषा, आज हम देखेंगे। तो भारतीय आर्य भाषाओं की आज हम बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं भारतीय आर्य भाषाओं को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें हम देखते हैं पहले हमारा है भारतीय आर्य भाषा काल। हमने जो है 3 भागों में हमने बांटा है। पहले हमारा है प्राचीन आर्य भाषा काल, दूसरा है हमारा मध्य आर्य भाषा काल और तीसरा है हमारा आधुनिक आर्य भाषा काल। आप देखिए यहाँ पे प्राचीन आर्य भाषा काल जो है वो है हमारा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और फिर उसके बाद मध्य आर्य भाषा काल जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और आधुनिक आर्य भाषा काल जो होता है वो यहाँ पे 1000 ईस्वी से अब तक हमारा चला आ रहा है। कोई भी जो भाषा काल होता है, कोई भी भाषा का जो विकास होता है वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि कोई भाषा जो है विकास उसका एकदम स्टॉप हुआ और नई भाषा जो एकदम से स्टार्ट हो गई, तो वो ओवरलैपिंग होता है। तो जैसे प्राचीन आर्य भाषा हमारी जो संस्कृत थी वो यहाँ पे हमारी 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक हमारे यहाँ पे संस्कृत भाषा चली आ रही थी। 500 ईस्वी पूर्व के बाद जो है हमारी पाली जो भाषा है वो और जो है उसका विकास हमारा स्टार्ट हुआ। लेकिन 500 ईस्वी पूर्व में जो है पाली चल रही हमारी स्टार्ट हुई, लेकिन संस्कृत भी चल रही थी हमारे साथ साथ। तो पाली जो है 500 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हुई है, और उसी में हमारी फिर प्राकृत अपभ्रंश जो है, इसका तीनों का टाइम पीरियड जो हमारा रहा है वो हमारा रहा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक हमारा टाइम पीरियड रहा है। फिर 1000 ईस्वी के बाद धीरे धीरे अपभ्रंश हमारी है, जिसका विकास होते होते हमारी जो है हिंदी भाषा बनी है। आज जो हम हिंदी अपनी पढ़ रहे हैं, जिसे हम एक तरह से खड़ी बोली हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी अभी तक चली आ रही है। उसमें बहुत सारे विकास अभी भी हो रहे हैं, जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं। हमारी मानक वर्तनी जो है उसमें भी बहुत सारे बदलाव होते हैं और अभी भी हो रहे हैं आज के टाइम में। तो आप ये 3 भागों में इस तरीके से याद कर लीजिए। 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, फिर 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, इसमें पूर्व नहीं लगाना आपको, फिर उसके बाद 1000 ईस्वी से अब तक। और इसमें पहले वाले प्राचीन में हमारी सिर्फ संस्कृत आएगी, दूसरे वाली में हमारी पाली प्राकृत अपभ्रंश आएंगे, और लास्ट वाली में हमारी हिंदी आएगी। इसके ऊपर हमारा जो है कोई भी क्वेश्चन इनमें से टाइम पीरियड के ऊपर हमारा आ सकता है। इसके बाद आते हैं हम पहले बात करते हैं हमारी प्राचीन आर्य भाषाएं जो हमारी रही हैं, उसमें हमारी एक ही भाषा है संस्कृत भाषा की बात करते हैं। संस्कृत को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की बात करते हैं। वैदिक संस्कृत हमारी जो है वैदिक से आपको पता चल रहा है जो वेदों की भाषा रही है वो हमारी वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत को हम वैदिकी बोलते थे, वैदिक, छंदस, छांदस कुछ भी कह सकते हैं इनमें से, जो वेदों व उपनिषदों की भाषा हमारी रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारे 4 आपको वेद यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हमारे 4 वेद हैं, उसमें से आप देखिए कुछ बातें मैंने आपको वेदों की जो है यहाँ पे लिखी है। यजुर्वेद में जो है मेनली हमारे मंत्र जो सबसे ज़्यादा रहे हैं। सामवेद जो है जिसमें संगीत की बात कही गई है, सारे संगीत की जितने भी चीज़ें हैं वो हमारे सामवेद में मिलती है। स आप देखिए संगीत स से स्टार्ट होता है और सामवेद भी स से है, तो स से आपको यहाँ पे याद रहेगा। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है संगीत से रिलेटेड कि संगीत की जो भी बातें हमें किस वेद से प्राप्त होती हैं, तो वो हमें सामवेद से मिलती हैं। तंत्र मंत्र और टोने टोटकों की बात जो भी है हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती हैं, और कुल 52 ध्वनियाँ जो है हमें वैदिक संस्कृत में मिलती हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और कहीं पेपर में आया भी हुआ है कि कितनी ध्वनियाँ हमारी वैदिक संस्कृत में हमें जो है मिलती थी, तो 52 ध्वनियाँ हमारी थी। लेकिन अगर आप देखते हैं हमारी, तो लौकिक संस्कृत में हमारे पास जो थी, लौकिक संस्कृत में हमारे पास 4 ध्वनियों का लोप हो गया है। हमारे पास केवल हमारे पास 48 ध्वनियाँ हमारे पास रह गई हैं मात्र लौकिक संस्कृत में। अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक मतलब जो लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो लौकिक संस्कृत है, जो थोड़ी सी ईजी होती है। वैदिक संस्कृत जो है वो थोड़ी सी टफ होती थी। जो भाषा हमारी जो है वेदों की थी वो टफ ही होगी, क्योंकि जो आम लोगों द्वारा नहीं बोली जाती थी, यानी कि जो हमारे जो पंडित लोग, जो आचार्य, जो विद्वान होते थे वो लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन लौकिक संस्कृत जो थी वो लोगों द्वारा बोली जाती थी। इसका जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे मैंने
लिखा है। स्पेशली मैंने जितनी भी यहाँ पे स्लाइड्स जो वीडियो में डाली हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें ही लिखी हैं। इसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में ही विवेचन किया गया, इस भाषा के बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है? पाणिनि द्वारा। तो आप ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट यहाँ से हो गया है। और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? 48 ध्वनियाँ हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया कि कितनी ध्वनियों का लोप लौकिक संस्कृत में हो गया है? वैदिक संस्कृत से 4 ध्वनियों का लोप इसमें हो गया है। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से यहाँ हमारे बन जाते हैं। अगला हम देखते हैं, अब आ जाते हैं हम अपना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पे, जिसमें हमारी 3 भाषाएं आ जाती हैं। पाली आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है। पाली को हम प्रथम प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत बोलते हैं और अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत बोलते हैं। तीनों को ही हम प्राकृत में ही बोलते हैं, यानी कि जो मिडल वाली प्राकृत है उसको द्वितीय प्राकृत बोलेंगे और प्राकृत से पहले वाली जो प्रथम, ये पाली की बात कर रहे हैं हम, जो ये प्रथम प्राकृत होगी, जो लास्ट वाली अपभ्रंश है उसको तृतीय प्राकृत बोलेंगे। इस तरीके से हम तीनों के साथ बात करते हैं। तो देखते हैं हम पाली के बारे में बात करते हैं। पहले इसको हम बोलते हैं प्रथम प्राकृत, पहले बात हो गई है। फिर जो है पाली जो है वो त्रिपिटक ग्रंथों की बात हुई, जो भी हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं जितने भी, वो पाली भाषा में वो लिखे गए थे। और त्रिपिटक ग्रंथ क्या होते हैं हमारे? त्रिपिटक ग्रंथ होते हैं, वो होते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जो है तीनों ग्रंथों की रचना हुई है पाली भाषा में। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, वो इन तीनों ग्रंथों में हमें मिलता है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम अपना। पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है, यानी कि भारत की जो प्रथम लोगों की भाषा है वो हमारी पाली भाषा रही है, मेन जो ज़्यादातर लोगों के बीच में बोलचाल की भाषा है। अब हम देखते हैं जो हमारे त्रिपिटक है, हमारे सुत्त पिटक जो है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की बात है। इसमें है क्या? सुत्त पिटक में जो है साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कि बुद्ध ने जो है आम जैसे बातचीत करते हैं इस तरीके से उपदेश जो दिए हैं लोगों को, वो हमारे सुत्त पिटक में हमें मिलते हैं। फिर विनय पिटक क्या है? संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाएं हैं। जैसे बुद्ध ने जो संघ अपना चलाया है, जिसमें जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे उनको चलाने के लिए जो शिक्षाएं दी हैं वो हमारे आती है विनय पिटक के अंतर्गत। और जो अभिधम्म पिटक क्या है? धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है, वो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत हमारा आता है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जो धर्म जो विशद विश्लेषण किया वो धर्म थे हमारे चित्त चैतसिक नाम के जो धर्म थे, उनका विशद विश्लेषण किया था इसमें, वो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बुद्ध ने इनके अंतर्गत ये तीनों पिटक जो हैं इसमें पाली में हम इनका डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद जो पाली में हमारे रचित साहित्य हैं वो मैंने त्रिपिटक तो आपको बता ही दिया है। उसके बाद अब देखिए पाली में ये सारे साहित्य और रचे गए हैं। सबसे पहले इसमें हमने त्रिपिटक की बात कर ही ली है, फिर आता है अट कथा साहित्य आता है, फिर मिलिंद पन्हो आता है, फिर दीपवंश है और फिर महावंश है। तो ये सारे साहित्य जो हैं, ये 5 साहित्य हमारे रचे गए थे। त्रिपिटक में 3 साहित्य और अभी बात हमने कर ही ली है, बाकी 4 साहित्य और हमारे आते हैं अटकथा साहित्य, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। फिर पाली का प्रचार जो था वो उत्तरी भारत, बर्मा, तिब्बत व चीन में था। जो हमारा भारत देश जो है उसमें भारत देश में जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है उसकी बात हम करते हैं। तो भारत देश में हमारे जो उत्तरी वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा सारा, वहाँ पर हमारा जो है पाली भाषा जो है बोली जाती थी। तो पाली के 3 व्याकरण ग्रंथ हमारे और हैं, जिसमें कच्चान व्याकरण, मेघलान व्याकरण और सदनीति है। तो पाली में 3 व्याकरण ग्रंथ हमारे लिखे गए थे, आपको याद कर लेने हैं। पहला है हमारा कच्चान व्याकरण, दूसरा है हमारा मेघलान व्याकरण, फिर तीसरा है हमारा सदनीति। फिर हम देखते हैं कच्चान व्याकरण के जो रचयिता हैं हमारे महाकच्चान माने जाते हैं। काल क्रम में यह सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि पाली में जो है हमारा सर्व प्राचीन कौन सा व्याकरण रचित है। तो आपको याद कर लेना है कच्चान व्याकरण हमारा है ये, और इसके रचयिता कौन है? महाकच्चायन। वैसे तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पाली प्राकृत पे इतने नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा जो मेनली हिंदी साहित्य है वो हमारा अपभ्रंश से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी पाली प्राकृत के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कच्चान व्याकरण के रचयिता महाकच्चायन आपको पता होना चाहिए। और ये सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है, कि वैसे तो 3 व्याकरण ग्रंथ है पाली के, लेकिन फिर भी कच्चान व्याकरण इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्याकरण है। फिर यह बौद्ध धर्म की भाषा है पाली भाषा, तो फिर ये भी हमको पता होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं, अब हमारी दूसरी भाषा आती है पाली के बाद, जो मध्य आर्य भाषा है उसमें आती है दूसरी प्राकृत, जिसे हम द्वितीय प्राकृत भी बोलते हैं। प्राकृत जो है वो प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है हमारी।
जो पहली जनभाषा थी वो हमारी पाली है, लेकिन सबसे प्रचलित जनभाषा कौन सी हुई है? प्राकृत हुई है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा इसका है कि इसका अर्थ है पहले की बनी हुई। प्राकृत मतलब आपको पता चल रहा है नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, पहले की बनी हुई। अब प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे मत रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति इससे हुई है, वैसे हुई है, इस तरीके से 3-4 तरह के मत है। इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मतों का जो निचोड़ ये है कि इसकी जो उत्पत्ति है लास्ट में अब स्वीकार कर लिया है विद्वानों ने कि इसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है, हमें ये मान लेना है। फिर है द्वितीय प्राकृत, यानी कि जो हम प्राकृत की बात कर रहे हैं इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, ये पॉइंट याद कर लेना है। फिर है प्राकृत भाषा के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया है। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि प्राकृत भाषा के विषय में सर्वप्रथम किसने विचार किया है, तो भरत मुनि ने विचार किया है। किस में विचार किया है? नाट्य शास्त्र में विचार किया है। जिन्होंने रस सूत्र दिया, आपको ये याद रखना है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा का विचार किया है। उसके बाद आता है प्राकृत व्याकरणों। अब व्याकरण तो सुना है, व्याकरण क्या होता है? जिसमें 2 मात्राएं लगी हैं ऊपर, तो व्याकरण वो होते हैं जो व्याकरण की रचना करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो प्राकृत व्याकरणों जो है में सर्वप्रथम नाम वररुचि का आता है। तो वररुचि कौन थे? 7वीं शताब्दी के आचार्य थे, जिन्होंने जो है प्राकृत प्रकाश नाम का व्याकरण की रचना करी है। यहाँ पे देखिए, अब प्राकृत प्रकाश नाम के व्याकरण की रचना की है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। इसमें इन्होंने प्राकृत भाषा का जो है पूरा जो है व्याकरण के बारे में बताया है। तो प्राकृत व्याकरण की रचना जो है करी है। व्याकरण जो है व्याकरण से अलग होता है, मतलब इन्होंने व्याकरण की रचना करी है। इनका नाम है वररुचि, और इन्होंने प्राकृत प्रकाश नाम की रचना करी है, और इसमें 12 परिच्छेद हैं, यानी कि 12 चैप्टर्स हैं इसमें। इसके बाद बात आती है हेमचंद्र की, जो वररुचि के बाद है 2nd नंबर पे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इन्होंने प्राकृत व्याकरण नाम की ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा है। हेमचंद्र आप याद कर लीजिए, 2nd नंबर पे हेमचंद्र है, और प्राकृत व्याकरण की बात है। यहाँ पे मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ बात, क्योंकि आप जब सुनते हैं वीडियो को आपको अच्छे से उसको याद कर लेना है। तो जब सुनने से बात जो है वो ज़्यादा याद होती है। तो हेमचंद्र ने किसकी रचना करी है? प्राकृत व्याकरण की रचना करी है। और ये किसकी भाषा है? ये जैन धर्मावलंबियों की भाषा है। और जबकि जो हमने बात करी है पहली भाषा जो हमारी पाली है, वो किसकी भाषा है? वो बौद्ध धर्म की भाषा है। और ये किसकी भाषा है? ये जैन लोगों की भाषा है। जैन और बौद्ध की भाषा है। ये यहाँ पे ये जैन की भाषा है और वो बौद्ध की भाषा है। और फर्क ये है कि इसमें जो है हमारी प्राकृत जो यानी कि द्वितीय प्राकृत जो भाषा है, इसमें रास और रासक शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे रास और रासक शब्द का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, तीसरी हमारी जो आती है मध्यकालीन भाषा में, वो आती है हमारी अपभ्रंश, यानी कि तृतीय प्राकृत भी बोलते हैं इसे। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने इसे संधिकालीन भाषा भी कहा है। अभी सबसे पहले हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ी थी, जो कि हमारी संस्कृत है। दूसरी जो 2nd वाला मिड पीरियड हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी पाली प्राकृत अपभ्रंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा लास्ट चल रहा है अपभ्रंश उसमें। तो इस भाषा को हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक जो हमारी लास्ट आएगी हिंदी, उसके बीच की हम कड़ी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है उसको ये जोड़ती है आपस में, तो इसलिए इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। फिर अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण जो है हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। किसने कहा है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसके जो है हमें उदाहरण मिलते हैं। अब आपको याद कर लेना, अभी हमने प्राकृत की भी बात करी थी कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें प्राकृत का उदाहरण मिला है। यहाँ पे भी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश का उदाहरण मिला है, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा है? विभ्रष्ट कहा है। फिर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ण भाषा कहा है। ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पे कौन सी भाषा कहा है? ण भाषा, क्योंकि इसमें अपभ्रंश में जो है उस टाइम पे ण का भी प्रयोग होता था काफी, तो इसलिए किशोरीदास वाजपेयी ने उस टाइम पे इसको ण भाषा का नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ पे भी बनता है। फिर अपभ्रंश के जो है हमारे 3 मुख्य कवि भी होते हैं। यहाँ पे स्वयंभू है पहले हमारे कवि, दूसरे हैं पुष्यदंत, और तीसरे हैं हमारे धनपाल। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्वयंभू, पुष्यदंत और धनपाल। स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे गए हैं। ये तो मतलब कह सकते हैं जैसे क्वेश्चंस का राजा है अपभ्रंश के वाल्मीकि, जो है हर बार यूजीसी के नेट क्वेश्चन में तो कई बार आ चुका है कि अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, जो कि है हमारे स्वयंभू।
यहाँ पे स्वयंभू और फिर पुष्यदंत है और फिर धनपाल है। अपभ्रंश के वाल्मीकि जो है 7वीं से 8वीं सदी के स्वयंभू हैं और फिर 10वीं सदी के जो हैं ये पुष्यदंत हैं। फिर इन जो कवियों के बारे में अपभ्रंश के जब हम साहित्य पूरा पढ़ेंगे आदिकाल में, उसमें वहाँ हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके साहित्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आगे हम देखते हैं अपभ्रंश को हम जो अवहट्ट भी बोलते हैं। अवहट्ट जो है अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया है। और किसमें किया है? वर्ण रत्नाकर में किया है। यानी कि पहली बार जो है अवहट्ट शब्द का प्रयोग किसने किया है? ज्योतिश्वर ठाकुर ने और वर्ण रत्नाकर में किया है। इस तरीके से यहाँ पे हम अपभ्रंश के बारे में जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपभ्रंश की जितनी बातें थी वहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं हमारी। अपभ्रंश की बाकी बातें जो है हमारी साहित्य की, वो हम सारी अपने अपभ्रंश का साहित्य हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपना आदिकाल के अंतर्गत, जो हम सेकंड चैप्टर अपना करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नेट का सिलेबस हमको अपना 6 महीने से बल्कि हम पहले ही पूरा करेंगे, ताकि हम जो लास्ट का महीना होगा उसमें हम सिर्फ अपने क्वेश्चंस जो है लास्ट में अपने मॉडल टेस्ट पेपर्स करेंगे। अभी हम हर चैप्टर को पूरा करने के साथ साथ लास्ट में उसके हमें सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। थैंक यू।